नमस्कार मित्रों, आप सभी का अनुज हिंदुनिवर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज सभी को पता है कि आज नरक चतुर्दशी है। आज मैं इस नरक चतुर्दशी की हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामना आपको इस चैनल के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं और आप सभी इसे सहर्ष स्वीकार कर आप इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और कल दीपावली है, तो आज मैं अग्रिम आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। उसे आप सहर्ष स्वीकार करके कल आप दीपोत्सव अर्थात जो प्रकाश पर्व है उसको आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और इसी क्रम में हम सभी संधियों का अध्ययन कर रहे थे और मैंने संधि का भेद और उसका एक पार्ट मैंने दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन हम सभी ने किया था। उसी क्रम में आज हम सभी दूसरी संधि का अध्ययन करेंगे और वो संधि है आपकी यड़ संधि। और यड़ संधि आप सभी को पता है कि इसका जो सूत्र होता है ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मित्रों संधि का भी सूत्र पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका, इसका सूत्र होता है इको यड़ची। इसको मित्रों हम सभी इको यड़च पढ़ेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यड़ संधि का सूत्र क्या है। तो यड़ संधि का सूत्र आप सभी को मैंने बताया क्या होता है, इको यड़च होता है। और कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि यड़ संधि की संधि का भेद है। तो यड़ संधि जो आता है वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ये एक स्वर संधि का ही भेद है, ठीक है, ये स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि यड़ संधि किस संधि का भेद है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो आपको क्या बताना है, स्वर संधि का भेद होता है ये। और इको यड़च को पढ़ने से पहले हम इसका सबसे पहले विक्षेप करेंगे। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न ये भी बन जाता है कि इको यड़च में कितने प्रत्याहार हैं। तो जैसे हम अगर यहाँ प्रश्न बताएं, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है इको यड़ची सूत्र में, इको यड़च सूत्र में प्रत्याहारों की संख्या है। एक ये भी बन सकता है प्रत्याहारों की संख्या है। एक ये प्रश्न बन गया। मान लीजिए आपके सामने ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है या डी है। अब इसमें अगर हम ऑप्शन बना करके दें, जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, तो इसको जानना हमें आवश्यक है कि इको यड़च सूत्र में कितने प्रत्याहार हैं। तो मित्रों इसको हम विक्षेप करेंगे तो इसमें एक आपका एक प्रत्याहार निकल करके आएगा इक, और एक दूसरा प्रत्याहार निकल करके इसमें आएगा यड़, और एक तीसरा प्रत्याहार निकल करके इसमें आएगा अच। इसमें 3 प्रत्याहार हैं। ये 3 प्रत्याहार है, इक भी है, यड़ भी है और अच भी है। तो इसलिए इसमें अगर प्रत्याहारों की संख्या अगर हम बात करें तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, इसका उत्तर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि इसमें कितने प्रत्याहार हैं, 3। और इको यड़च यानी यड़ संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा भी हम किस तरीके से निकालेंगे, इसकी संक्षिप्त परिभाषा की बात करेंगे। तो इसकी संक्षिप्त परिभाषा अगर हम करेंगे तो ये इक के बाद अगर कोई भी अच आएगा, इक के बाद अगर अच आएगा तो उसका यड़ हो जाएगा। ये इसकी परिभाषा है, इक प्लस अच बराबर यड़। अब ये इक क्या है इसको हमें समझना है। ये इक भी एक प्रत्याहार है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इक क्या है, ये भी प्रत्याहार ही है। और ये अच क्या है, अब अच भी एक प्रत्याहार है, अच भी एक प्रत्याहार है। और ये यड़ क्या है, तो यड़ भी एक क्या है, ये भी प्रत्याहार है। तो इसमें 3 प्रत्याहार हैं आपके, एक तो इक, दूसरा अच और तीसरा यड़। तो आप सभी को पता हो गया कि यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, तो इको यड़च। अब इको यड़च सूत्र में प्रत्याहारों की संख्या प्रश्न के रूप में हमने बता दिया कि 3 होते हैं। अब इको यड़च में अगर हम बात करेंगे तो इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, तो इक के बाद अगर अच आएगा उसका यड़ हो जाता है। ये संक्षिप्त परिभाषा है। कभी कभी इसमें भी प्रश्न बन जाता है। अगर हम प्रश्न यहाँ बनाना चाहें तो यहाँ पर बन सकता है कि इक और धन अच बराबर
क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन में अगर ए बनाते हैं, क्या अगर ए बना दें यहाँ पर, एक ऑप्शन में हम यड़ रख दें, और बी ऑप्शन में हम यहाँ पर क्या रख दें, बी ऑप्शन में हम यहाँ पर इक रख दें, ठीक है, और सी ऑप्शन में हम यहाँ पर क्या एच रख दें, एक ये भी प्रत्याहार ही है एच, और डी नंबर पर हम क्या रख दें, यहाँ पर एच रख दें, एक ये भी क्या है, ये प्रत्याहार है। तो अगर इक के बाद अगर अच आएगा, तो हमने बता दिया है कि इक के बाद अगर अच आएगा तो उसका क्या हो जाता है, उसका यड़ हो जाता है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो अब जरा हम मित्रों इसको हम हटाएंगे और फिर हम इक और यच को समझने का प्रयास करेंगे कि इक और अच क्या होता है। अब हमें इक को समझना है, तो इक को समझने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, इसका माहेश्वर सूत्र इसमें कौन कौन सा प्रयोग होता है उसको समझना होगा। तो माहेश्वर सूत्र समझने के लिए हम बता दें कि माहेश्वर जो सूत्र होते हैं वो माहेश्वर सूत्र आपके 14 प्रकार के होते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं आपके, माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या होती है वो 14 सूत्र होते हैं इसमें। अगर हम पहले सूत्र की बात करें तो पहला सूत्र होता है आपका अ ई उ अड़ा आयुड़ होता है, और दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है आपका रिर री और क रिलिक होता है। तीसरा सूत्र कौन सा होता है, तीसरा होता है ए ओ और अंगा एवं होता है। और चौथा सूत्र क्या होता है, ए औ और च होता है, ये सूत्र होता है। और पांचवा आयुड़ रिलिक एवं योच फिर होता है आपका हाइब्रट होता है, हाय व र ट। फिर छठे नंबर पर क्या होता है, छठे नंबर पे आपका लड़ होता है। फिर आपका होता है य मंग ड़ न म यमंगड़नम। फिर क्या होता है आपका यमंगड़नम के बाद आता है आपका झबई, ठीक है, ये सूत्र होता है झबई। और फिर घ ढ ध श एक ये सूत्र होता है। फिर ज ब ग ड द श जब 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 गड़दस। फिर होता है आपका ख फ छ ठ थ च ट त व खप चढ़ चट्टो। फिर होता है आपका कपय होता है। फिर आपका शक्षर होता है, और 14 नंबर पर क्या होता है आपका हल होता है। अब यहाँ 8 हो गया था, यहाँ ये 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, और ये आपका 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया, और ये आपके 14 हो गए। 14 सूत्र होते हैं माहेश्वर सूत्र। तो हमें इक और इक को समझने के लिए हम यहाँ पर लाइन खींच दे रहे हैं। अब इक को समझने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर इक को हमें समझना है तो इस प्रत्याहार को बनाने के लिए हमें कौन कौन से माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हमको एक अयुण की आवश्यकता पड़ेगी और रिलिक की आवश्यकता पड़ेगी। यानी इसको बनाने के लिए हमें एक अ ई उ और अड़ा अयुण, और दूसरे नंबर पे कौन सा सूत्र है आपका रिर री और क, ये आपका सूत्र हो गया। और जब एक प्रत्याहार को बनाएंगे तो इसका एक नियम होता है कि इसमें से हलंत वाले वर्णों को हटा देते हैं। तो ये अड़ा को और यहाँ से ये का को हटा देंगे, और इसमें आ को भी हटा देंगे। कारण ये है कि प्रत्याहार का जहाँ से वर्ण शुरू होता है वहीं से लिखते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा ई, और क्या आ जाएगा आपका उ, और तीसरे नंबर पर क्या है आपका रिर है, और चौथे नंबर पर क्या है आपका लरी है। तो ई उ रिर और लरी, ये इक के अंतर्गत इतने आपके वर्ण आएंगे। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ये अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद से आता है आपका अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार को समझने के लिए, और अच में मैं बता दूं कि इसमें सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि किस प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं। तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं। अब अच को बनाने के लिए हमें 4 सूत्रों की इसमें आवश्यकता होगी। एक तो पहला नंबर का जो सूत्र होगा अ ई उ और अड़ा होगा,
और दूसरे नंबर पर कौन से सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, रिर और री और का। तीसरे नंबर पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तीसरे नंबर पर हमें एवोंग की आवश्यकता पड़ेगी। और चौथे नंबर पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ए आई और च, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यानी ये 4 सूत्र होते हैं। अब जब अच प्रत्याहार को हम बनाते हैं तो इसके अंतर्गत हम ये हलंत वाले जो वर्ण हैं इन सभी को हम हटा देंगे यहाँ से, हलंतम वर्ण यहाँ से हटा देंगे। तो इसमें जो आपका शेष आपका बचा वो हो जाएगा आपका अ, फिर ई, उ, रिर, री, ए, ओ, आए, औ। ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी स्वर वर्ण हैं। संस्कृत के अंतर्गत ये भी स्वर के अंतर्गत ये परिगणित किए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि इक के बाद कभी भी जब अच आता है यानी स्वर आ जाता है। अब जरा हम इन प्रत्याहारों को हटाएंगे और यहाँ से हम किसको समझेंगे, इक को समझ लिया, अच को समझ लिया, और जरा अब हम यड़ को समझेंगे यहाँ पर। और यड़ भी क्या है, यड़ भी एक प्रत्याहार है और इसको बनाने के लिए हमें किस सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो हमें हाइवरट की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरे कौन से सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ल और अड़ा, लड़ की आवश्यकता पड़ेगी। अब यड़ प्रत्याहार जब बनाएंगे तो हम इसमें से टा को हटा देंगे और इसमें से हम अड़ा को हटा देंगे और यहाँ से हा को हटा देंगे। यानी इसमें क्या बचेगा, या और व और आपका रा और ये आपका ला। ठीक है, ये आप सभी को पता हो गया। तो यानी इक के बाद, अब ये परिभाषा हमने बताया था ना आपको कि इक के बाद क्या आएगा, अगर अच आएगा तो उसका क्या हो जाता है, उसका यड़ हो जाता है। तो अब ये बताइए कि इक को भी हमने यहाँ समझा दिया, ठीक है, और अच को हमने यहाँ समझा दिया, और जो यड़ है इसको हमने यहाँ समझा दिया, या, वा, रा और ला। यानी ये नियम होता है कि ई, उ, रिर और री, ई, उ, रिर और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए। अब यहाँ पर हम इसको हटा दें, अब सूत्र तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसको हम हटाएंगे और इसकी परिभाषा हम यहाँ पर लिख देते हैं। मतलब अब इसकी परिभाषा की बात हम करें तो इसकी परिभाषा क्या निकल करके आई कि अगर ई, उ के बाद यानी ई के बाद, अब चाहे ह्रस्व ई हो, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, इसके बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए, यानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं असमान स्वर वर्ण, असमान स्वर वर्ण, कोई भी असमान स्वर वर्ण आए तो ई, उ के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आए तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, इन दोनों के स्थान पर हो जाता है या, यानी उसका या में परिवर्तन हो जाता है। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, अगर बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई स्वर आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वा हो जाता है। तो ई का या में परिवर्तन होता है और उ का वा में परिवर्तन हो जाता है, और रिर का जो परिवर्तन होता है वो रिर का रा में परिवर्तन हो जाता है, और री का परिवर्तन किस में हो जाता है, री का ला में परिवर्तन हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ तक समझा दिया है, अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। इसकी परिभाषा आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली है। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई, इसका जो परिवर्तन होता है वो या में हो जाता है। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इसका जो परिवर्तन होता है वो वा में हो जाता है, और रिर का परिवर्तन किस में हो जाता है, रा में हो जाता है, और री का परिवर्तन किस में हो जाता है, ला में हो जाता है। ये मुख्य नियम आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें ही हमको बताने के लिए इन सारे सूत्रों का सहारा लेना पड़ा, और आपके परीक्षा में नियम से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो आपका प्रश्न आपका नियम से बन जाएगा। अब हम इन सबको हटाने का प्रयास करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको हटाकर देखिए बहुत आसानी से हमारा बोर्ड जो है साफ हो गया, एकदम क्लीन हो गया।
है ना मित्रों। आप लोग इसको आराम से समझ गए होंगे। अब जरा मैं उदाहरण की ओर चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं इस बोर्ड के लिए थोड़ा सा नया हूँ, मैं बार बार इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो भी क्लियरिटी है या किसी प्रकार की अगर अन्य कोई समस्याएं आ रही हैं तो धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप सभी को पता है कि कोई भी नया कार्य किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं। इसलिए मैं आज जो है दूसरा दिन है मेरा, ये इस डिजिटल बोर्ड पर मेरा क्लास लेते हुए दूसरा दिन है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत समस्याएं मित्रों उत्पन्न हो रही है, लेकिन आप इस चीज़ को जरूर ध्यान देंगे। अब जरा हम जो या का हमने नियम बताया है कि छोटी ई का परिवर्तन या बड़ी ई का परिवर्तन के इसके बाद अगर क्या आ जाता है, कोई स्वर आ जाता है। क्या जाता है? कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है, उसका आए तो या हो जाता है। ये पता है ना आप सभी को, यही नियम हमने बताया आपको, बताया नहीं बताया? तो ये नियम आपको याद रखना है, ये यण संधि के फर्स्ट नियम के आधार पर है, ठीक। अब इसी पर हम उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें लिखा है, पहला उदाहरण लिखा है, जैसे लिखा है प्रत्येक। और एक नियम और भी याद रखना है मित्रों, कहीं कहीं मतलब ये नियम सब जगह तो नहीं लागू होता, लेकिन अधिकांशतः या के पहले आधा अक्षर होता है और वा के पहले क्या होता है, आधा अक्षर होता है। तो यहाँ पर देखिए या के पहले क्या है, आधा अक्षर है, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो यानी ये हो गया क्या, ये हो गया प्र, और यहाँ पर या लाने के लिए अब यहाँ पर आधा है, अब आधा ता और या है। अब या लाने के लिए या तो छोटी ही चाहिए या तो बड़ी ही चाहिए, और ये छोटी और बड़ी का जो निर्धारण होता है ये वर्तनी के आधार पर होता है। तो वर्तनी के आधार पर होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या बना आपका प्रति बना, और धन यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पर एक ही मात्रा है। या और वा के ऊपर जो स्वर होता है तो उसके ऊपर जो स्वर होता है तो यहाँ पर क्या है, ये एक की मात्रा है तो हम ए लगा दिए, और यहाँ पर क्या लिख दिए, का लिख दिए। अब ये ता पर मात्रा का है कि है, ता पर मात्रा छोटी ई की है, और प्लस यहाँ पर क्या है ए। अब ये देखिए ई के बाद स्वर आया है कि नहीं आया, ई के बाद स्वर आने के कारण ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ई का परिवर्तन इसमें या में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे प्र। अब ये छोटी हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, देख रहे हैं आप, छोटी नीचे लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा आधा ता, और आधा ता बचा, तब ई का परिवर्तन किस में हुआ, या में। लेकिन या के नीचे क्या लगा है, हलंत, और जिस वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है वो वर्ण कैसा माना जाता है, आधा माना जाता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधा या लिखेंगे। प्लस के बाद क्या है ए, अब ए की मात्रा लगाएंगे, तो जब हम स्वर इसमें लगाएंगे किसी भी व्यंजन में तो ये व्यंजन क्या हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है क, तो हमारा ये उदाहरण क्या बन गया आपका, प्रत्येक बना या नहीं बना, ठीक है। उसी तरीके से हम जरा इत्यलम को समझते हैं। जैसे लिखा है इत्य ल और म, ये इत्यलम है। अब इत्यलम को समझेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए या के पहले आधा अक्षर है कि नहीं है, तो या के पहले आधा अक्षर है, तो इसका मतलब ये भी किस संधि का उदाहरण है, यढ़ी संधि का उदाहरण है। तो इसको भी बनाएंगे तो यहाँ पर छोटी ही करेंगे, और यहाँ पर क्या है ता है। अब या लाने के लिए हमको क्या चाहिए, मात्रा चाहिए, तो हम यहाँ पर छोटी की मात्रा लगा लेंगे, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है, इसमें क्या था आपका, या के ऊपर एक ही मात्रा थी, और यहाँ पर या पे क्या है, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर इत्य ल और म। अब इसमें या में क्या है, इसमें या में क्या है, ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर है तो इसका मतलब यहाँ पर छोटा आ ही तो है इसमें, और ल लिख दिया, और यहाँ पर म लिख दिया, और यहाँ का ये छोटी ई ले लिया, और यहाँ का ये छोटा आ ले लिया। यानी इसमें पूर्ववर्ण और परवर्ण देखा जाता है, तो ये हो गया पूर्ववर्ण और ये हो गया परवर्ण। इसका जब योग करेंगे तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इसका परिवर्तन या में हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया छोटी ई, और यहाँ पर छोटी तो हमने पहले लिख दिया, बचा आधा था। अब ई का परिवर्तन किसमें हुआ, या में, तो आधा या लिखेंगे। प्लस के बाद क्या है, छोटा आ है, छोटे आ की मात्रा लगा करके ल और मा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका ये इत्यलम आपका बन गया। एक उदाहरण तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, इसको हम हटाते हैं मित्रों, ठीक है। तीसरे उदाहरण की हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि तीसरा उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ई आधा ता, फिर यू, यहाँ पर छोटा की मात्रा है, आधा क, ता और वा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपका देखें आप, ठीक। अब ये यहाँ पर भी या के पहले देखिए आधा अक्षर है, जब या के पहले आधा अक्षर है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर छोटी ई, और यहाँ पर आधा ता है। अब या लाने के लिए क्या चाहिए, छोटी की मात्रा चाहिए, तो हम छोटी की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे इति, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ लिख दिया, और आधा का है तो यहाँ पर आधा का लिख दिया, आधा ता और वाह क्या बन गया, ये उक्तवा बना। यानी यहाँ का ये छोटी ई और प्लस यहाँ का ये छोटा ऊ बराबर मिल करके क्या बन जाएगा, ये मिल करके आपका या बन जाएगा। यानी ये जब या बन जाएगा यानी इसको जब हम योग करेंगे तो ये क्या बनेगा, ई और छोटी ई की मात्रा है और इसका या में परिवर्तन हो गया है, तो जिस व्यंजन से स्वर निकल जाता है वो व्यंजन आधा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका छोटी ई है तो छोटी ई का या में परिवर्तन हुआ है तो बचा क्या, आधा ता। अब या लाने के लिए हमको यहाँ का ये आधा या यहाँ लिखना होगा, प्लस यहाँ पर क्या है छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे, और आधा का आधा ता और वाह ये क्या जोड़ देके बना देंगे, ये बन गया आपका इत्युक्त्वा। और इसमें भी प्रश्न आप लोगों का बन जाता है कि इत्युक्त्वा में कौन सी संधि है, ऐसे यहाँ पर बन जाएगा, यह बन जाएगा इत्युक्त्वा। परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि इत्युक्त्वा में क्या है, इत्युक्त्वा में संधि है। अब यहाँ पर यह प्रश्न बन गया। अब यहाँ पर ए नंबर पर क्या है, ए नंबर पर दीर्घ है, और बी नंबर पर क्या है, बी नंबर पर गुण है, और सी नंबर पर क्या है, सी नंबर पर यड़ है, और डी नंबर पर क्या है, डी नंबर पर अयादी है। ठीक है, तो ये नियम आपको पता हो गया। अब दीर्घ में कल हमने नियम बताया ही था कि बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है, तो जब बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है तो यहाँ पर दीर्घ का नियम तो कोई नियम काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दे। यहाँ पे गुण में क्या होता है, गुण में ए और ओ की मात्रा होती है, तो ए और ओ की मात्रा यहाँ पर कहीं पर है नहीं। ठीक है, और यड़ में आप सभी को पता है कि या के पहले आधा अक्षर होता है, तो हमने या के पहले आधा अक्षर लिखा है, इसका मतलब आपको ऑप्शन मिल गया कौन सा, यड़ हो गया। ठीक है, एक प्रश्न ये भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न इसमें कैसे बन सकता है, दूसरा प्रश्न आपका ये बन सकता है कि इत्युक्त्वा में संधि है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपका स्वर दे दिया, दूसरे नंबर पर क्या दे दिया, दूसरे नंबर पर आपका इसमें व्यंजन दे दिया, और तीसरे नंबर पर क्या दे दिया, तीसरे नंबर पर आपका इसमें विसर्ग दे दिया। अब स्वर व्यंजन विसर्ग और डी नंबर पर क्या दे दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि इसमें स्वर का ही योग हो रहा है, व्यंजन का और विसर्ग का कहीं योग तो है नहीं, विसर्ग का योग होता है, इसमें विसर्ग कहीं दिख नहीं रहा है, व्यंजन भी कहीं है नहीं, तो बचा क्या आपका स्वर, यानी इसका मतलब इसमें स्वर संधि है, क्योंकि यड़ संधि स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। तो एक टाइप ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को ई से संबंधित जो नियम था वो मैंने आपको समझाने का कार्य किया है। अब हम थोड़ा सा इसका जो दूसरा नियम होता है, जो ऊ का और वा में परिवर्तन करते हैं, यानी छोटा ऊ के बाद या बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है तो उसका वा हो जाता है। ये पता है कि नहीं पता है, उसका वा हो जाता है, ये नियम होता है। तो ये यड़ संधि का जो दूसरा नियम है उस पर हमने बताया, ये दूसरा नियम है। अब जरा इस पर हम उदाहरण समझेंगे। अब उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा है क्या, मध्वालय लिखा हुआ है, मध्वालय लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी देखिए वा के पहले आधा अक्षर आया, जब वा के पहले आधा अक्षर आएगा तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आपकी यड़ संधि हो जाएगी। तो इसमें भी आपको छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ की मात्रा को ध्यान रखना है। अब इसमें माँ लगाएंगे और यहाँ पर आधा धा है। अब वा लाने के लिए हमको क्या करना है, छोटा ऊ की मात्रा लगानी है या बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है। अब हम यहाँ पर, अब ये मध्वालय किसको कहते हैं, मध्वालय मदिरालय को कहते हैं, यानी जो शराब घर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धा पर छोटा ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, मधु माने शराब होता है, मधु माने क्या होता है, शराब होता है, तो मधु हो गया। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाया कि छोटा ऊ की मात्रा लगाना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और प्लस यहाँ पर क्या है, वा में क्या है, बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा लगा दिया, ला और या से जोड़ दिया, इसका क्या बन गया आपका मधु प्लस आलय बना। अब धा पर क्या है, छोटा ऊ है, और प्लस आलय में क्या है, बड़ा आ है। अब इसका योग करेंगे तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसका परिवर्तन वा में हो जाएगा। तो ये नियम हमने किस में बताया, यड़ संधि में बताया। तो इसको भी जब योग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका, ये भी आपका बन जाएगा मध्वालय, ये आपका एक नियम बन गया। ठीक है, और जरा हम दूसरा उदाहरण देख लें। जैसे मान लीजिए लिखा है स्वल्प लिखा है। अब यहाँ पर भी देखिए वा के पहले क्या है, आधा अक्षर है या नहीं है, तो आधा अक्षर होने के कारण इसमें हम कौन सी संधि लगाएंगे, इसमें भी वही नियम लगेगा। शूधन क्या बन जाएगा, इसका शूधन अल्प बन जाएगा, ऊ का वा में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का छोटा ऊ और अल्प का छोटा आ बराबर मिल करके क्या बन जाएगा, ये हुआ। और ये नियम किस संधि का हो गया, ये नियम आपका यड़ संधि का हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा नियम हो गया। अब जरा हम तीसरे नियम की बात करेंगे। हम इसमें
अब हम जरा इसमें किस नियम की बात करेंगे? तीसरा नियम। तीसरा नियम हमने क्या बताया था कि ई का या में, ओ का वा में और ऋर का रा में। अब जरा हम ऋर का रा में परिवर्तन करके देखें। ऋर का जो परिवर्तन होता है वो रा में हो जाता है। और ये भी किसमें है? इसमें भी वही नियम होगा कि ऋर के बाद अगर कोई भी क्या आएगा, स्वर आएगा, तो ऋर का परिवर्तन रा में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसका पहचान एक यही है। जैसे मान लीजिए लिखा है पित्राज्ञा लिखा है, इसमें जब भी रा होगा वो नीचे होगा। इसमें क्या होगा आपका? एक नीचे रा होगा और एक आपका इसी तरीके से गुरुवाज्ञा भी हम बता दें यहाँ पर। ये जैसे मान लीजिए कि गा लिखा हुआ है और इसमें वा के ऊपर रा लिखा है और ज्ञा। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी यड़ संधि है। क्यों? क्योंकि इसकी जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा गुरु। क्या बन जाएगा? गुरु। और प्लस क्या बन जाएगा? ये आज्ञा बन जाएगा। और यहाँ का ये रा का छोटा ऊ और आज्ञा का बड़ा आ। अब नियमता ये क्या बन गया? ऊ का वा में परिवर्तन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको भी जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गा और यहाँ पर छोटा ऊ और रा। तो आधा मतलब स्वर हमने नीचे कर लिया ना, तो रा कैसे हो गया? ऊपर आधा चला जाएगा ये, क्योंकि जिस व्यंजन से स्वर निकल जाता है वो व्यंजन क्या हो जाता है? व्यंजन आधा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊ का वा में परिवर्तन करेंगे तो ये बच्चा आधा रा ऊपर चला जाएगा। यानी ये आधा वा लिखा, प्लस के बाद बड़े आ की मात्रा है लगा दिया, रा ऊपर चला जाएगा और ज्ञा हमारा हो गया। क्या बन गया? ये हो गया आपका गुरुवाज्ञा। ठीक है, तो ये भी एक नियम है, ये भी यड़ संधि में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये पित्राज्ञा है। तो पित्राज्ञा में यहाँ पर क्या करेंगे? इसका भी विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा आपका पित्र और प्लस क्या बनेगा? आज्ञा। आप सभी को मैंने बताया कि ऋ का रा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? ता में आपका ऋ लगा है और प्लस यहाँ पर आज्ञा में क्या है? बड़ा आ है। अब ये देखिए ऋ के बाद स्वर आया तो ऋ का परिवर्तन किस में हो जाएगा? रा में हो जाएगा। तो जब रा में हो गया तो ये हो गया पा पर छोटी की मात्रा और ऋ हमने बाहर कर लिया तो ये बचा आधा ता और ऋ का परिवर्तन रा में है। अब रा के बाद स्वर है, ये देखिए रा के बाद स्वर है और नियम होता है कि अगर रा के बाद स्वर है तो रा का स्थान नीचे हो जाएगा। तो ये नीचे आ गया, बड़े आ की मात्रा है तो हम यहाँ पर लगा देंगे और क्या बन जाएगा? ये देखिए आपका पित्राज्ञा बन गया। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है मात्राज्ञा भी बन जाएगा। उसी तरीके से आपका क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा भी बन जाएगा। यानी इसका जब विच्छेद करेंगे यानी ये इसका विच्छेद बन जाएगा मातृ और धन क्या बनेगा? इसका भी विच्छेद बन करके मातृधन आज्ञा हो जाएगा। फिर वही नियम बन जाएगा ऋण और प्लस बड़ा आ बराबर मिलकर के क्या बन गया? ये रा। ये हो गया आपका क्या? यड़ संधि का तीसरा नियम। अब जरा हम चौथे नियम की बात करेंगे। अब इसको हम जरा हटा दें। इसका चौथा नियम क्या होता है? आप सभी को पता है कि चौथा नियम लरी का ला में परिवर्तन हो जाता है। लरी का परिवर्तन किस में हो जाता है? ला में। और ये नियम किस संधि का है? ये नियम भी यड़ स्वर संधि का है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है लाकृति। अब लाकृति को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसमें जो है लरी करेंगे, लरी और धन क्या बन जाएगा? ये आ और क्री से जोड़ देंगे इसको आकृति। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है? लरी और प्लस यहाँ पर क्या है? बड़ा आ। अब यहाँ पर लरी के बाद स्वर आया तो लरी का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ला में। तो ये आधा ला बचा तो आधा ला हम यहाँ लिखेंगे और प्लस के बाद क्या है? बड़ा आ है और आपका ये जो क्री है और ये हो गया ती। क्या बन गया? ये लाकृति। मित्रों अब आप लोगों के स्वर समझ में आ गया होगा। यड़ स्वर संधि से संबंधित जो चारों नियम है वो मैंने आप लोगों को भली भांति बता दिया है और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।